नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं राष्ट्र न्यूज़ और मैं हूं रमेश गर्ग। राष्ट्र न्यूज़ के स्पेशल सेगमेंट मेवाड़ की बात में आज हमारे साथ विशेष शख्सियत जुड़ने जा रही है जो परिचय के मोहताज नहीं है। आप उदयपुर शहर के नगर निगम के महापौर रह चुके हैं। छात्र राजनीति से आपने राजनीति में कदम रखा, सामाजिक क्षेत्रों में लगातार आप सेवाएं देते रहे हैं। यही नहीं, उदयपुर शहर के उद्योगों में आपने विशेष योगदान दिया है। हम ऐसे कई मुद्दे हैं जिन पर आज इनसे चर्चा करने जा रहे हैं, लेकिन एक अहम मुद्दा उदयपुर पासपोर्ट सेवा केंद्र को लेकर है। सर से सबसे पहले शुरुआत करेंगे आपसे परिचय को लेकर। सर, सबसे पहले तो जनता आपसे हमेशा ही जुड़ती रही है, लेकिन एक बार फिर विधानसभा चुनाव की चर्चा है, तो ऐसे में फिर परिचय तो जानना ज़रूरी है। चंद्र सिंह कोठारी, पूर्व महापौर नगर निगम उदयपुर। शायद इतना ही पर्याप्त है। अभी तो मैं नगर निगम में महापौर था, उसी वक्त माननीय विदेश मंत्री सुषमा जी यहाँ उदयपुर आने का कार्यक्रम था, नगर निगम में ही कार्यक्रम था। और कांग्रेस राज में जो एक पासपोर्ट कार्यालय पहले से उदयपुर में स्थापित था, उसको जोधपुर ले जाया गया था। तो यहाँ यह एक आवश्यकता महसूस की गई कि इस क्षेत्र की में सबसे ज़्यादा अनुसूचित जाति जनजाति के लोग रहते हैं, मेगावाड़ वागड़ क्षेत्र जिसे हम कहते हैं। और यहाँ से लगभग प्रत्येक घर से एक न एक व्यक्ति विदेश में नौकरी करता है। बोहरा समाज का जो हमारा एक बहुत बड़ा यहाँ समाज है, उनके यहाँ से भी लगभग प्रत्येक घर से एक व्यक्ति बाहर खाड़ी देशों में काम करते हैं। यहाँ से पासपोर्ट बनवाने के लिए जोधपुर जाना काफ़ी दिक्कत वाला था। और इसके साथ ही उस समय का एक और इश्यू जो ध्यान में आया तत्कालीन, जयपुर यहाँ से जो हवाई सेवा थी वह बंद कर दी गई थी, जबकि पहले चालू थी। ये दो मुद्दे ध्यान में थे। नगर निगम में उनकी आम सभा थी और मैं और माननीय कटारिया साहब सुषमा जी के साथ ही बैठे थे मंच पर। तो ध्यान आया कि जब मेरा स्वागत भाषण हुआ तो मैंने कहा ये दो मांगें हमें इनसे माननी चाहिए, क्योंकि दोनों ही विदेश मंत्री से संबंधित थी। तो मैंने स्वागत भाषण में कहा था कि हमें जयपुर के लिए फ़्लाइट चाहिए, और जो पासपोर्ट कार्यालय हमारा उदयपुर से छीन लिया गया था, उसे हमें पुनः वापस चाहिए। और ये सौभाग्य की बात थी हमारे लिए कि जब सुषमा जी ने अपना भाषण प्रारंभ किया तो उन्होंने कहा कि 15 दिन में आपकी हवाई सेवा जयपुर के लिए चालू हो जाएगी, और वो चालू भी हो गई। और इसके साथ ही कुछ समय बाद पासपोर्ट कार्यालय की स्वीकृति भी हमें मिली। और जब पासपोर्ट कार्यालय की स्वीकृति मिली तो एक अहम मुद्दा था कि उनके लिए भवन या आर्थिक दृष्टि से वो इतना यहाँ संसाधन लगाना नहीं चाहते थे। तो हमने कहा नगर निगम सक्षम है और हम सब कुछ जो आप कहेंगे हम करने के लिए तैयार हैं। हमने यहाँ लगभग 3-4 नगर निगम के जो भवन थे, सामुदायिक भवन थे, वह वहाँ की जो टीम यहाँ सर्वे करने आई उनको दिखाए। और उनको जो हमारा एक नवनिर्मित भवन सुभाष नगर में था, लगभग 3 करोड़ का वह भवन था, और हमने उसका उद्घाटन भी नहीं किया था, अंडर कंस्ट्रक्शन ही था। वह उनको पसंद आया, उन्होंने तुरंत स्वीकृति दी कि इस भवन में हम पासपोर्ट सेवा कार्यालय आपका शुरू कर सकते हैं। हमने भी उन्हें प्रतिवर्ष 1 रुपये की लीज पर स्वीकृति दे दी, MOU हो गया। और कुछ समय पश्चात माननीय जनरल VK सिंह जी ने उसका उद्घाटन भी किया। आज वह कार्यालय चल रहा है, परंतु अब उसे अपग्रेड होने की आवश्यकता है, क्योंकि यहाँ इस कार्यालय में अगर कोई छोटा मोटा ऑब्जेक्शन हो जाता है, प्रिंट आउट अभी भी यहाँ से नहीं निकलते हैं, जयपुर से आते हैं, और उस ऑब्जेक्शन के लिए फिर उनको जयपुर या कहीं न कहीं जोधपुर जाना पड़ता है। तो हम चाहते हैं कि इसको अपग्रेड कर दिया जाए। उसमें केवल स्टाफ की आवश्यकता है, बाकी संसाधन जितने वहाँ पर हैं वह पर्याप्त हैं। और इसके लिए भी हमने अभियान चलाया। यहाँ माननीय ओम जी बिरला जो पधारे लोकसभा स्पीकर, उनको ज्ञापन दिया। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि भैया देखो, हम कोटा में खोल रहे हैं, परंतु आपका भी अपग्रेड करेंगे, ये मेरा आपसे वादा है, ये मेरा वचन है आपसे। अर्जुन जी मुंडा आए,
सांसद, उन्हें हमने ज्ञापन दिया। यहाँ के जो हमारे आसपास के सांसद हैं, कनकमल जी कटारा, स्थानीय अर्जुन जी मीणा, सीपी जी जोशी, इन सबको भी हमने ज्ञापन दिया। और यहाँ के जो बहुत वरिष्ठ और पूर्व भाजपा नेता, पूर्व गृह मंत्री माननीय गुलाब चंद जी कटारिया साहब, जो आज असम के राज्यपाल हैं, क्योंकि यहाँ पर पधारे तो सर्किट हाउस जो आज भी ज्ञापन दिया, उन्होंने भी कहा है जो वर्क लोड है वह मैं सोचता हूँ राजस्थान में सबसे ज़्यादा है, क्योंकि ये पूरा अंचल कोशिश करते हैं कि यह अंचल है पासपोर्ट कार्ड और उन्हें अपग्रेड हो जाए, नहीं पड़े, इसलिए भी इसकी महती आवश्यकता है। 2015 में जब पासपोर्ट सेवा केंद्र से पहले कैंप लगाए गए, उसमें एक अच्छी एंट्री वर्थ के साथ मिल रही थी। करीब 250 से 300 एंट्री इस पासपोर्ट सेवा केंद्र की स्थापना के बाद से ही लगातार देखी जाती रही है। यहाँ का जो सेवा केंद्र से पहले का जो डेटा है वो रोल मॉडल के रूप में लागू, वो कैसे देखते हैं आप? वास्तव में पासपोर्ट कार्यालय से पहले जो मैंने अभी बताया, सुषमा जी के पधारने से पहले यहाँ पर कैंप लगे, और वो भी सारे कैंप, सारा का सारा उन कैंप्स का जो खर्चा था वह नगर निगम ने उठाया था। उनके रहने खाने पीने की व्यवस्था, उनके कहाँ पासपोर्ट कार्यालय बनाने के लिए कैंप लगाएंगे, वो सारी व्यवस्थाएं। और तब भी ये रहा कि जब कैंप लगते थे तो लगभग दिन भर इतनी भीड़ होती थी कि रात को 10 बजे तक भी जयपुर से आने वाली टीम काम करती थी। उसके बाद भी पासपोर्ट बनने रह जाते थे। इसके लिए क्या प्रयास ये जो प्रोसीजर चला, और दूसरा मैंने भी का जो निवेदन किया कि एक तरह का जो कंसेप्ट या ये भी उदयपुर में पहली बार सब जगह हम संपर्क कर रहे हैं। जब इतनी अच्छी सफलता पासपोर्ट कार्यालय के कैंप के लिए, पासपोर्ट बनाने के लिए जब ओम जी बिरला रहे हैं, इतनी अच्छी सफलता मिली, तो पूरे देश में सबसे हमने निवेदन किया सब जगह कैंप लगा के पासपोर्ट बनाया जाए, पॉजिटिव रिस्पांस। ये भी एक बहुत बड़ा अचीवमेंट हमारा। जब एक तरफ कोटा में कार्यालय खुल रहा है, फिर भी उन्होंने कहा बनने की जो कैंप लगे आपके यहाँ तो होना ही चाहिए, उनकी वजह से भी ये कहें कि वो भी एक आधार बना हमारा, जिससे कि पासपोर्ट कार्यालय यहाँ आया। क्योंकि उनमें जितनी भीड़ रही, उनमें जितनी लोगों की संख्या रही, एप्लीकेशंस रही, चुनाव भी लगा कि नहीं, यहाँ वास्तव में आवश्यकता है। और ये जो हमारा अभियान चल रहा है, इसमें बाकी लोग भी अगर जुड़ें तो निश्चित रूप से यहाँ अपना पूरा कार्यालय मिलेगा। जब यहाँ काम इतना ज़्यादा है कि अभी जो चल रहे हैं लगभग 250-300 की रोज़ाना की यहाँ की पासपोर्ट की संख्या है, और अगर ये सुविधा अगर और मिल जाती है तो निश्चित रूप से आज कोटा में खुला, उन्हें शुभकामनाएं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। पर आज बांसवाड़ा वाला व्यक्ति अगर कोटा जाएगा तो कितना लंबा पड़ेगा उसके लिए। और इधर आज उदयपुर में पाली सिरोही से लेकर के बेल्ट, ये पूरा बेल्ट यहाँ आते हैं। बाहर के तो आ ही रहे हैं, पर फिर भी उनकी संख्या अपन नगण्य है, इसलिए उसको अपन ये नहीं कहें काउंटिंग में लेवें। पर यहाँ की जो तादाद या संख्या है वह बहुत ज़्यादा है। तो सबसे ज़्यादा अगर अभी काम है तो वह उदयपुर में है, और जब सबसे ज़्यादा काम है तो यह पूरा फुल फ्लेज पासपोर्ट ऑफिस होना बहुत ज़रूरी है। आज इंटरनेशनल एयरपोर्ट उदयपुर में आ रहा है जी। रेलवे सेवा की दृष्टि से इंटरनेशनल रेलवे स्टेशन उदयपुर सिटी स्टेशन बन रहा है। यहाँ से अहमदाबाद हिम्मतनगर वाली जो लाइन है वह ब्रॉड गेज होने जा रही है। ये सब जब होने जा रहे हैं तो इन होने के साथ साथ पासपोर्ट कार्यालय की आवश्यकता भी बहुत ज़्यादा अभी है। अधिकारियों का ये सीधा सीधा कहना था कि पहले उदयपुर का नंबर था लेकिन कोटा का नंबर पहले लग गया है। ये बात तो सही है कि क्योंकि वहाँ कुछ भी नहीं है, और यहाँ मैंने जितना अभी आपको गिनाया कि जितनी अपन सब तरह की बातें अपन ने कही कि आवश्यकता की बातें हैं, वह सारी उदयपुर के फेवर में है। वह कोटा चला गया तो मैंने कहा कि उनको शुभकामनाएं, परंतु यहाँ आवश्यकता आज कोटा, जयपुर, उदयपुर, जोधपुर के अलावा और भी कहीं खुले तो अच्छी बात है, हम उसके लिए मना नहीं करते कि जितने ज़्यादा खुलेंगे लोगों को उतनी ज़्यादा सुविधा होगी। आज बांसवाड़ा में वो सर्वाइव कर पाते कि नहीं पाते उनकी देखें, खुल जाए तो उनको भी यहाँ तक नहीं आना पड़ेगा, तो हमें कहाँ दिक्कत है जी। पर अब हम जानते हैं कि जहाँ वर्कलोड नहीं है वहाँ वह सर्वाइव नहीं कर सकते हैं, खर्चे ज़्यादा हो जाते हैं,
इनकम नहीं होती है तो वो खुद ही बंद कर देते हैं। तो आज की स्थिति में तो कोटा से ज़्यादा मजबूत जो स्थिति है वह उदयपुर की है जी और इसलिए वहाँ खुल गया तो कोई बात नहीं, पर यहाँ भी खुलना ही चाहिए। अपन तो यही कह सकते हैं वहाँ खुल गया इसलिए उसको बंद करके यहाँ खोलें, हम कभी नहीं कहेंगे। जब उदयपुर में पहली बार खुला हमारी मांग के बाद, तब भी हमने ये नहीं कहा था कि जोधपुर बंद करके आप उदयपुर खोलिए, जोधपुर रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, पर उदयपुर में भी खोलिए। तो आज भी हम यही कह रहे हैं कि कोटा में खुला, कोई हमें दिक्कत वाली बात नहीं है, पर उदयपुर में उससे ज़्यादा आवश्यकता है, ये तो हम आंकड़ों से भी कह सकते हैं। जी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम पर्यटन की नगरी के तौर पर भी देखते हैं और राजस्थान का कश्मीर भी कहलाता है। पर्यटन को लेकर के एक अहम हम यहाँ रोल देख रहे हैं और इस साल तो एक पर्यटन का बूम बूम आया है। तो सही। इसको लेकर अगर पासपोर्ट कार्यालय आ जाता तो ये कैसा देखते हैं आप? ऐसा है कि इससे ज़्यादा पर्यटन बढ़ेगा। जी आवागमन के साधन धीरे धीरे अपने यहाँ बढ़ रहे हैं। जैसा मैंने अभी निवेदन किया कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है तो टूरिस्ट और ज़्यादा आएंगे, रेलवे सेवाएं बढ़ रही है तो टूरिस्ट और ज़्यादा आएंगे। फिर अभी का जैसा अभी आपने भी कहा कि आंकड़ा भी अपन देखें तो इस बार इतने ज़्यादा पर्यटक यहाँ आए हैं, वह भी एक रिकॉर्ड है। और इसमें सोने में सुहागा, अगर ये पासपोर्ट सेवा केंद्र से कार्यालय अपना अपग्रेड हो जाता है तो उनके भी छोटी मोटी कोई अगर संबंधी कोई समस्या या काम होता है तो वो लोग भी इसको भी ध्यान में रखते हुए आएंगे कि वहाँ चलो कोई काम है तो पासपोर्ट कार्यालय भी है। तो इससे भी पर्यटन और ज़्यादा बढ़ने वाला है। दोस्तों इस पासपोर्ट कार्यालय के लिए प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन पासपोर्ट सेवा केंद्र के लिए भी कई सारे एफर्ट्स लगाए गए। ऐसे में कई बार गाड़ी इधर तो कई गाड़ी उधर, ऐसा इस तरह का है सिलसिला भी देखने को मिला। सर ये वाकया हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम रिपोर्टिंग के ज़रिए इस पूरे प्रोजेक्ट के साक्षी रहे हैं। आपका जब पंचवटी में ऑफिस फाइनल हो रहा था उस दौरान टीम ने एक बार उसको रिजेक्ट कर दिया। उस दौरान धड़कनें बढ़ गई थी, कैसा देखते हैं आप? हाँ, हमने जब वो सर्वे की टीम आई यहाँ पर, माननीय सुषमा जी ने कहा कि मुझे पासपोर्ट कार्यालय खोलना ही है तो एक बार सर्वे होगी, टीम देखेगी कि आपके वहाँ स्थिति उपयुक्त भी है या नहीं पासपोर्ट कार्यालय के लिए। तो सबसे पहले भवन वाली बात आई। पासपोर्ट कार्यालय के लिए भवन या और दूसरे संसाधन वह विदेश मंत्रालय देने के स्थिति में नहीं था। तो हमें कहा, हमने सबसे पहले पंचवटी में हमारा एक सामुदायिक भवन है, थोड़ा छोटा है, वो दिखाया। उन्होंने कहा नहीं ये तो छोटा पड़ेगा हमारे लिए। हमने तुरंत कहा आगे हमें पासपोर्ट कार्यालय यहाँ किसी भी हालत में लाना था, ये हमने ठान रखा था। हमने दूसरा भवन गोवर्धन विलास दिखाया उनको, वो थोड़ा जर्जर अवस्था में था, वो उनको पसंद नहीं आया। वहीं हमारा एक स्वर्ण जयंती केंद्र है, वो भी थोड़ा बिल्डिंग पर, वो भी थोड़ी उनको छोटी लगी। जब 3 बिल्डिंग देख ली तो हमें लगा कि हमें भी एक जो हमारा सुभाष नगर भवन बन रहा था, बहुत बढ़िया हेरिटेज लुक का हमने वो सामुदायिक भवन बनाया था, तो थोड़ा मोह तो था ही कि भाई ये हमारा नगर निगम का इसमें सामुदायिक भवन चलेगा तो अच्छी आमदनी होगी। पर हमने कहा जब पासपोर्ट कार्यालय की जो प्रायोरिटी हमारी रही वह ज़्यादा भारी पड़ी, तो हमने कहा ये भी दिखाई देते हैं। और जब सर्वे टीम वहाँ गई, थोड़ा सा उसमें 5-10% काम बाकी था, लगभग भवन कंप्लीट था। उन्होंने देखते ही वहीं से टेलीफोन पे हाँ वर्दी नहीं साहब ये तो हमें बिल्कुल पसंद है, इसको आप हमें हैंड ओवर कर दीजिए, जो भी आपका MOU करना आपस में कर करा के हमें दीजिए, हम आपके यहाँ जल्दी से जल्दी इसमें संसाधन लगा करके इसको शुरू करने की कोशिश करेंगे। जी यही रहा जी। और उससे पहले तक यहाँ ऑनलाइन पासपोर्ट सेवा केंद्र चल रहा था। बिल्कुल, हाँ। और उस ऑनलाइन पासपोर्ट सेवा केंद्र के ज़रिए भी कई सारी एप्लीकेशन आ रही थी। उस दौर की बात करें तो उदयपुर शहर और आसपास के फर्जी पासपोर्ट के प्रकरण काफ़ी आते थे, लेकिन प्रभारी हुआ करते थे LD शर्मा जी के प्रयास से भी एक अच्छा बहुत ज़्यादा रहा है। तो अब फर्जी पासपोर्ट के प्रकरण तो बंद करवाने में भी आगे रहे हैं, लेकिन अब जो कोटा की जो तारीख है वो करीब आ रही है, 29 तारीख की डेट आ रही है, कैसे देख रहे हैं? शर्मा जी के लिए कहना पड़ेगा जी, क्योंकि बात निकली है तो वो वहीं ऑनलाइन में इंचार्ज थे जी। और तब भी लगभग 250-300 पासपोर्ट की हमारी स्पीड थी। ये जो आंकड़े, क्योंकि जब सुषमा जी पधारी
तो एक हमने फाइल बनाई थी जिसमें सारी हिस्ट्री लिखी हुई थी, डाटाज थे, और वो पूरी फाइल में हमने जो आंकड़े लिए वे सारे के सारे हमें एलडी शर्मा जी ने ही दिए थे, क्योंकि हमारे पास तो और आते ही कहाँ से। तो एक उनकी भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका पासपोर्ट कार्यालय में रही है, क्योंकि उन्होंने बेस बनाया, बिल्कुल एक आधार बनाया कि पासपोर्ट कार्यालय के लिए ये डाटा हैं, यहाँ इतने पासपोर्ट के लिए पहले आवेदन आते हैं, बनते हैं। तो उससे उनको भी लगा कि हमारी जो मांग है उसमें दम है, सुषमा जी को। तो बिल्कुल निश्चित रूप से ऑनलाइन हमारा जो चला है वह भी कहीं न कहीं इसका आधार तो बना ही है जी। तो ये हमने कहानी जानी, और इस कहानी में अब निचोड़ जो है वो यही है कि किस तरह से हम पासपोर्ट सेवा केंद्र से पासपोर्ट कार्यालय के रूप में इसे क्रमोन्नत कर सकते हैं, और इसके लिए क्या इच्छा शक्ति होनी चाहिए। राष्ट्र न्यूज़ पर इस अहम मुद्दे के साथ में लगातार हम आपको अपडेट करेंगे। सर, चुनाव करीब हैं, कई सवाल भी उठ रहे हैं और कई बातें भी सामने आ रही है। एक अहम सवाल तो सबसे पहले यही है कि आपको तो कुंभलगढ़ विधानसभा क्षेत्र का प्रभारी बना दिया है, और अभी आप क्या वहाँ राजनीतिक संभावनाएं देख रहे हैं, और खासकर प्रत्याशी जो निकल के आ रहे हैं अपने आप को अलग से विधानसभा क्षेत्र के लिए स्थापित कर रहे हैं, वो क्या देखते हैं? कुंभलगढ़ विधानसभा वैसे भारतीय जनता पार्टी का एक तरह से गढ़ बन चुका है। पहली बार 1993 में तत्कालीन मुख्यमंत्री देवपुरा जी, उनको हरा करके कुंभलगढ़ चर्चा में आया था जी। और इसलिए तब से लेकर अभी तक जो हमारे वर्तमान सिटिंग एमएलए हैं, उन्होंने 6 चुनाव लड़े हैं, उसमें से 4 वो जीते हैं। वहीं दूसरी बात कि वहाँ आज संगठन का जो कहते हैं कि जाल है वह भी बहुत मजबूत है। भाजपा का जो संगठन तंत्र है, कार्यकर्ता हैं, वह भी मतलब सारी जितनी मीटिंग्स हमारी होती हैं, जितने कार्यक्रम होते हैं, बहुत अच्छी और मजबूत टीम कुंभलगढ़ में आज की तारीख में है। प्रत्याशी तो सब जगह कहीं ज़्यादा कहीं कम होते हैं, वहाँ भी 2, 4, 5 प्रत्याशियों की सूची लगी रहती है, क्योंकि चुनाव में टिकट मांगने का हक सबको है। परंतु सबसे बड़ी बात, सभी प्रत्याशी यही कहते हैं कि जो कमल का फूल चुनाव चिन्ह लेकर आएगा, हम सब उनके साथ हैं। ये सब हमारी जो मांग है, ये चुनाव टिकट मिलने से पहले तक है। ज्यों ही टिकट के नाम की घोषणा होगी, सब जिसको टिकट मिलेगा उनके साथ लगाकर प्रत्याशी को विजित करें। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की कई योजनाएं अभी लगातार राजस्थान में देखी जा रही है। वहीं दूसरी तरफ आपकी पार्टी ये भी दावा कर रही है कि मोदी मैजिक और सनातन के आधार पर हम चुनाव जीतेंगे। राजस्थान में 2023 का जो चुनाव है, आप किस स्ट्रेटजी के साथ देखते हैं? मुख्यमंत्री जी की घोषणाओं को आप देखें तो समाचार पत्रों में भी आप देख सकते हैं। सबसे पहले आज ही अखबार में मैंने पढ़ा था, एक आर्टिकल आया था कि ये जो मुफ्त की घोषणाओं का चलन चला है, आप पार्टी ने इसे शुरू किया, पर यह देश को कहीं न कहीं गर्त में ले जाएगा। फिर वहीं उस आर्टिकल में लेखक ने मांग की है कि चुनाव के दौरान आप किसी को पैसा देते हैं, कोई वस्तु देते हैं, साड़ी, राशन, कुछ भी देते हैं, वह अगर प्रलोभन की भाषा में आता, परिभाषा में आता है, तो चुनाव से पहले की जितनी घोषणाएं हैं, ये प्रलोभन क्यों नहीं है? तो मेरा तो ये मानना है कि इसमें चुनाव आयोग को दखल देना चाहिए। ये सीधा का सीधा प्रलोभन है कि हम आपको मुफ्त में टेलीफोन दे रहे हैं, टंकियाँ सस्ती दे रहे हैं, बिजली भले ही वो सस्ती हुई ना हुई, पर एक लंबी फहरिस्त उन्होंने 5 साल तक राज करने वाले थे, 4.5 साल तक कर लिया। ये 6 महीने में ही सारी घोषणाएं क्यों आ गई? अगर यही घोषणाएं वो 4 साल पहले करते, आज सारी अमल में आ जाती। और वो खुद कहते हैं कि इनमें से काफ़ी घोषणाएं हैं
जो हम पूरी हमारे कार्यकाल में लागू ही नहीं कर पाएंगे, तो जनता भी समझती है इस बात को। फिर ये तो मेवाड़ की जनता है और स्वाभिमानी जनता है। यहाँ तो महाराणा प्रताप ने घास की रोटी खाना मंजूर किया, पर किसी का अधीनता किसी की स्वीकार नहीं की है, प्रलोभन किसी का स्वीकार नहीं किया। महाराणा प्रताप प्रलोभन स्वीकार करते तो अकबर के साथ सिर ही तो झुकाना था, हाँ ही तो भरनी थी, केवल एक शब्दों की तरह से पर नहीं की थी। तो ठीक है, जो कुछ वो बांट रहे हैं जनता ले भी लेगी, और वोट भी नहीं देने वाली है, ऐसे वीडियोज भी आ रहे हैं सामने। फिर इसके साथ ही ये जो इनका आपस का कलह है, वह कहीं न कहीं इस पार्टी को ले डूबेगा। सनातन पर चलने वाली है हिंदुस्तान में तो एक ही पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी, उसके अलावा कोई नहीं। चाहे सत्ता में रही न रही, अपनी स्थापना से लेकर अभी तक सनातन धर्म का अगर किसी ने पालन किया तो भारतीय जनता पार्टी ने किया। राम मंदिर किसी ने बनवाया है तो भारतीय जनता पार्टी ने बनवाया है। ये लोग जो आज ढोंग के लिए कभी चोला धारण कर लेते हैं, कभी मंदिर जाते हैं, कभी साधुओं के साथ वार्तालाप करते नजर आते हैं, इसी राम मंदिर के लिए शपथ पत्र कांग्रेस ने दिया था कि राम तो कभी पैदा ही नहीं हुए थे। जो हमारा समुद्र में राम सेतु बना हुआ है, उसका कोर्ट में लिख के कांग्रेस ने दिया, और इनके ही वकील लड़े हैं जो आज कांग्रेस के पदाधिकारी हैं बड़े, कि राम सेतु नाम की चीज़ तो कोई होती ही नहीं। जबकि अब तो इसरो ने भी डिक्लेयर कर दिया कि राम सेतु अंदर कोई न कोई बना हुआ पुल है। फिर केवल चुनाव के लिए लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। सर, ये जो ट्रेंड आया है, सब जनप्रतिनिधि हैं, लेकिन विधानसभा में विधायक के लिए जो दावेदारी दिखाई दे रही है, और खासकर चंद्र सिंह जी भी उस दौड़ में शामिल हुए हैं। अब ऑल ओवर आप देख कैसे रहे हैं? देखो, ये तो अच्छा है लोकतंत्र के लिए कि लोगों में जागरूकता आई है कि काफ़ी लोग विधानसभा की दावेदारी कर रहे हैं। पर इसके साथ ही पार्टी भी बहुत ठोक बजा कर, जांच परख करके टिकट वितरण करने वाली है। सारे संगठनों में, केवल भारतीय जनता पार्टी नहीं है, कांग्रेस में भी दूसरी ऐसी पार्टियां भी रोज़ नई पैदा हो रही हैं, क्षेत्रीय पार्टियां भी, वो भी राजनीति में आने के इच्छुक हैं। लोकतंत्र के लिए अच्छा है कि जनता को बहुत ज़्यादा, एक तरह से कहें कि चुनने के मौके मिलेंगे, और जो प्रत्याशी, जो पार्टी जनता को ठीक लगेगी, ऑप्शंस अगर इतने ज़्यादा मिल रहे हैं तो ऑप्शंस तो आप कहीं भी जिस व्यक्ति को ज़्यादा मिले वो प्रसन्न नहीं होता है। तो यहाँ भी ऑप्शंस ज़्यादा मिल रहे हैं तो अच्छी बात है। जनता जिसे चुनेगी, अगली बार में पार्टी को लग जाएगा कि क्या करना है, और प्रत्याशियों को भी लग जाएगा कि चुनाव लड़ना या जनप्रतिनिधि बनना कितना आसान है। देखिए, इस सवाल से एक बहुत बड़ा जवाब भी निकल के आया है। सभी ने अपनी लिस्ट में अपना नाम तो लगा दिया है, लेकिन उनकी अग्नि परीक्षा यहीं से तय हो जाएगी कि वो कितने खरे उतर रहे हैं। सर, एक सवाल ये भी देख लेते हैं। मेवाड़ का इस बार का चुनाव काफ़ी ऐतिहासिक रहने वाला है। आपका राजनीतिक अनुभव क्या कहता है? ऐसा है कि उदयपुर की विशेष बात करें या मेवाड़ की भी बात करें, तो गत बार के चुनावों की भी अपन बात करें तो मेवाड़ में ज्यों-ज्यों, यानी अपन एक तरह से कहें कि आपातकाल के पश्चात से भारतीय जनता पार्टी धीरे धीरे ज़्यादा मजबूत हुई है। सीटों की संख्या हमेशा बढ़ी है, और गत बार भी अधिकतम सीटें थी ही। तो विचारधारा के कारण शुरू में, क्योंकि आज़ादी के साथ कांग्रेस थी तो लोग दूसरी पार्टियों को नहीं जानते थे, परंतु आपातकाल के बाद आज गांव-गांव में, ढाणी-ढाणी में भारतीय जनता पार्टी और विशेष रूप से मोदी जी, ये दो चीज़ें पर्याय बन चुकी है। लोगों को भारतीय जनता पार्टी या मोदी जी, दोनों में भले डिफरेंशिएट गांव वाले नहीं कर पाते हैं, तो कोई मोदी जी बोल देता है, कोई बार भाजपा बोल देता है, पर उनको पता है कि यही पार्टी अब ऐसी पार्टी है जो भविष्य में
हमारे लोकतंत्र की रक्षा के लिए, विकास के लिए, और जैसा अभी पूर्व में अपनी बात चली सनातन धर्म की रक्षा के लिए। ये बातें उनके मन में गहरी बैठ कर चुकी है कि ये सब बातें अगर कोई कुछ कर सकता है तो भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है। एक और अहम सवाल, उदयपुर शहर में बीते वर्ष कन्हैयालाल हत्याकांड हुआ और पूरे देश को झकझोर दिया। चुनाव में क्या इसको भी आप मुद्दे के तौर पर देखते हैं, इंसाफ की लड़ाई के लिए देखते हैं? तो ऐसा है कि केवल एक कन्हैयालाल ही क्यों, आज अपन प्रदेश में अगर बात करें कानून व्यवस्था की क्या स्थिति है, और ये कन्हैयालाल भी कानून व्यवस्था की लचर व्यवस्था की वजह से हुआ है। जब थानेदार को पता था कि कन्हैयालाल ने वहाँ एप्लीकेशन दी है, मुझे जान का खतरा है, मेरी सुरक्षा कीजिए, मुझे धमकियाँ मिल रही है, पुलिस ने उनकी सुरक्षा के बजाय उसी को गिरफ्तार करके उसको बंद कर लिया और उसको जमानत पे छोड़ना पड़ा। तो ये व्यवस्था कन्हैयालाल एक हेडिंग हो गया है, शीर्षक। करौली में क्या हुआ, जोधपुर में क्या हुआ, बाकी जगह आज डूंगरपुर के आसपास के गांव में, गोगुंदा में, थानों में हत्याएं हो रही है। कहने को तो कोई कहता है कि फांसी लगा के मर गए, क्या हो गया, पर वास्तविकताएं क्या है? तो कानून व्यवस्था पूरे प्रदेश की चरमराई हुई है। स्थिति यह है कि गैंगस्टर या अपराधी पुलिस से डरता तो नहीं, जो नहीं डरता है उल्टा पुलिस के ऊपर वार करता है। आज सब जगह पुलिस को खदेड़ के अपराधी बेखौफ घूम रहे हैं। ये स्थिति बनी। और गृह मंत्री कौन है राज्य का? स्वयं मुख्यमंत्री, जिनके हाथ में ये बागडोर है, जो कहते हैं कि हम फिर से रिपीट होंगे। आपकी स्थिति तो यह है। बात की और आगे बातें करें अपन, केवल कन्हैयालाल के साथ साथ अगर महिलाओं की क्या स्थिति है, जो राजस्थान आज महिलाओं पर अत्याचार में हिंदुस्तान में नंबर 1 है। और कानून व्यवस्था जो जितनी समाप्त है, जितनी लड़खड़ाई हुई है, उसमें भी राजस्थान नंबर 1 है। तो ये कन्हैयालाल हत्याकांड हुआ, निश्चित रूप से इसको लेकर ये तो एक्सट्रीम था कि पुलिस ने वहाँ बाजार भरी भीड़ में होने के बावजूद वो वहाँ निकल गए। वो तो भला हो उनका, जो 2 वहाँ व्यक्ति राजसमंद के जिन्होंने पीछा किया और पुलिस को सूचना दी, बाकी तो कहाँ पकड़ पाती है पुलिस। तो ये स्थिति पूरे राजस्थान की अगर है कानून व्यवस्था की, तो निश्चित रूप से मुद्दा तो बनने ही वाला है। कानून व्यवस्था किसी भी राज्य के लिए सबसे पहली अहम आवश्यकता होती है। आम आदमी को लगना चाहिए कि मैं आज दिन रात सड़क पे कहीं निकल रहा हूँ, महिला कहीं निकल रही है, बच्ची कहीं निकल रही है, तो वह सुरक्षित शाम को घर पर आ जाएगी। सबसे पहली अहम आवश्यकता तो यही होती है आदमी के लिए। रोजगार भी बाद का होता है। जब खुद की रक्षा की या सुरक्षा की व्यवस्था नहीं है, तो ये रोजगार की दूसरी बातें कहाँ पूरी कर पाएंगे। ये मुद्दा तो चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा बनने ही वाला है जी। तो देखिए, हर सवाल पर बात हुई, चंद्र सिंह जी कोठारी साहब से आगे भी बात होती रहेगी, लेकिन राष्ट्र न्यूज़ पर एक अहम मुद्दा आज हम आपके सामने रख रहे हैं। देखिए, पासपोर्ट सेवा केंद्र तो हमारे पास में 2017 में आ गया। उसके पहले जो हमने एफर्ट्स लगाए वो सभी ने देखे। इस सेवा केंद्र की बदौलत अब हम सभी को यहाँ पासपोर्ट एप्लीकेशन करने में काफ़ी सहयोग मिलता है, लेकिन प्रिंट होने के लिए अभी भी जयपुर पासपोर्ट जाता है। इसी दौरान कोई टेक्निकल एरर आती है तो इसके लिए यहाँ से व्यक्ति को जयपुर जाना पड़ता है। सीधा मुद्दा ये है कि पासपोर्ट कार्यालय यहाँ होना चाहिए, यानी कि सेवा केंद्र से क्रमोन्नत होकर अब ये पासपोर्ट कार्यालय के रूप में आना चाहिए। और इसके लिए चंद्र सिंह जी कोठारी, इनकी टीम लगातार प्रयास कर रही है। पूर्व में भी आप ही की बदौलत यहाँ पासपोर्ट सेवा केंद्र यहाँ स्थापित हो पाया। वर्तमान में आपके द्वारा जो प्रयास किए जा रहे हैं वे सराहनीय कदम हैं। और उदयपुर पासपोर्ट सेवा केंद्र की टीम के साथ ही जयपुर पासपोर्ट सेवा केंद्र की टीम इनिशियली एफर्ट्स के साथ में यहाँ के लिए यदि प्रयास करे तो आने वाले समय में ये पासपोर्ट सेवा केंद्र से पासपोर्ट कार्यालय के रूप में स्थापित हो सकता है। अब
उदयपुर शहर को पासपोर्ट सेवा केंद्र से पासपोर्ट कार्यालय के रूप में देखा जाना चाहिए। इन सभी बातों के साथ चंद्र सिंह जी से हमने उदयपुर शहर के विकास को लेकर, उदयपुर शहर की जो राजनीति है उसको लेकर और राजस्थान के चुनाव को लेकर हमने सभी बातों को जानी। सर, मेवाड़ की बात में आगे भी आपसे बात होगी। आपने समय दिया और सभी सवालों का जवाब भी बेबाकी से दिया, उसके लिए धन्यवाद। नहीं, आपका भी और आपके राष्ट्र चैनल का भी बहुत बहुत आभार और धन्यवाद, क्योंकि मीडिया एक सशक्त माध्यम है जी, जिसके माध्यम से आप अपनी बात सब तक पहुंचा सकते हैं। एक साथ इतने लोगों तक ये बात पहुंचाना ये मीडिया के बिना कहीं संभव नहीं है जी। तो आपका बहुत ज़्यादा आभार कि आपने अपना स्वयं का ये प्रयास सारा किया जी और जो मुद्दे आज सामने आए हैं, जी अपना तो इतना ही निवेदन जनता से सबसे कि वह भी इनमें सहयोग करे, क्योंकि ये केवल बातचीत के लिए बातचीत नहीं थी। जी इस मुद्दे को सार्वजनिक बनाना, लोगों के लिए एक पहुंचाना, ये भी अपना एक विशेष के उद्देश्य था। पासपोर्ट कार्यालय के लिए बाकी लोग भी अपने स्तर पर जितने प्रयास कर सकते हैं करें। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। क्या प्रयास किए जाने चाहिए, क्या प्रयास होने चाहिए, यह राय अपने कमेंट बॉक्स में आप चैनल को ज़रूर लिखें, ताकि आपके सुझाव, आपके प्रयास क्या हो सकते हैं ये हम दिखा सकें। और इसकी अगली कड़ी में हम फिर जल्द से एक नए मेहमान के साथ में आपसे जुड़ेंगे और मुद्दा होगा उदयपुर शहर का पासपोर्ट कार्यालय, क्योंकि पासपोर्ट सेवा केंद्र तो हैं और इसको अपग्रेड करने के बाद में पासपोर्ट कार्यालय आना चाहिए। तो इसी को लेकर अगली बार फिर हम एक नए मेहमान से जुड़ेंगे। बने रहे हमारे साथ, धन्यवाद।